नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग का आपके अपने ही परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो जहां हमने अपने पहले और दूसरे लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सारे चीज़ों का हमने पिछले वाले वीडियो में रिवीजन किया था, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि रिवीजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर हम कोई भी चीज़ को समय के साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे तो उन चीज़ों को होगा क्या कि हम भूलते जाएंगे। ठीक है। और जब तक हमारा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको आपकी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिल जाता है, तब तक पढ़ा हुआ हर चीज़, हर टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए मैंने आपको साथ ही साथ एक ट्रिक भी बताया था। ठीक है, वो टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टडी आप उसे बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि लोग कहते हैं कि पढ़ना होगा, तो पढ़ने का सही तरीका का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ता हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन किसी किसी का हो पाता है। देखिए, सबका सिलेबस सेम रहता है, सबके बुक सेम होते हैं, कोचिंग क्लासेस सबके सेम होते हैं, टॉपिक भी सबके सेम होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उन्हीं सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी का सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। तो आप जब बहुत तह तक जा करके इस विषय पे यदि आप चिंतन करोगे तो आप पाओगे कि पढ़ने का तरीका ये जो होता है, यही लोगों को सफल भी बनाता है और यही लोगों को सफलता से पीछे भी छोड़ देता है। इसलिए पढ़ने का तरीका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टडी का तरीका बताया था, जहां मैंने आपको बताया था कि कभी भी पढ़ने का सही तरीका होगा 60-40 के रेशियो में हम चीज़ों को पढ़ें, कि 60% हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उन चीज़ों को हमने रिवाइज किया और 40% हमने नया कुछ पढ़ा। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, जो कि था 3R का फॉर्मूला। 3R के फॉर्मूले को मैंने तोड़ के आपको बताया था कि रीड, रिवाइज, रिकॉल। रीड का मतलब है कि हमने चीज़ों को पढ़ा, उसे अच्छे तरीके से समझा, उसके बाद समय समय पे उन सारे चीज़ों को हमने रिवाइज किया। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था रिकॉल, कि जब हमने पढ़ भी लिया, बहुत बार उन चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया, तो फिर हमें क्या करना है कि सब कुछ को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके उन चीज़ों को अपने दिमाग में सोचने का प्रयास करना है कि आप उन चीज़ों को आप सोच पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में जाओगे दोस्तों, आपके साथ सिर्फ आपका दिमाग जाएगा, आपके सारे रिसोर्सेस आपके घर पे छूट जाएंगे, आपके रूम पे छूट जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ कभी भी अपीयर होगा तो आपका माइंड होगा। तो चीजें आपके माइंड में कितना फ्रेम किया हुआ है, इस बात का अंदाजा तभी होगा आपको जब आप अपनी आंखों को बंद करके चीजों को रिकॉल करोगे, सोचने समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज से हम अपने पहले टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम पढ़ना अर्थात समझना आज से प्रारंभ करते हैं। आज से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर था, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी से रिलेटेड था, जहां हमने बहुत कुछ देखा, कुछ मान्यताओं को देखा, अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी को देखा कि भूगोल को पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, और कुछ बहुत छोटी छोटी बातों को हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आप किसी भी यात्रा पे जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस यात्रा पे की शुरुआत करने से पहले उससे संबंधित जो भी छोटी और बड़ी बातें हैं उन सब को पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने वही अपने तरफ से प्रयास किया कि भूगोल विषय को पढ़ने से पहले, अर्थात अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले, भूगोल विषय से संबंधित जो भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं उन बातों को मैं आपको बताने का प्रयास करूं।
तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी समझा, वो बस इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय से संबंधित जो भी छोटी और बड़ी बातें थी, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण भी थी, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो बातें महत्वपूर्ण नहीं थी, वो बातें भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भूगोल विषय की शुरुआत ही वहीं से होती है, तो वो बातें भी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उन बातों को जान लिया हमने, समझ लिया। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि हमारे पढ़ने का तरीका होगा डिडक्टिव अप्रोच, अर्थात हम कभी भी अपने भूगोल विषय का आज से अध्ययन डिडक्टिव अप्रोच के साथ करेंगे, ठीक है। और डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो भूगोल विषय से संबंधित जो भी तमाम छोटी और बड़ी बातें थी, उन बातों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो आज से हम अपने पहले टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। तो दोस्तों आज से हम अपने पहले टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पढ़ने का तरीका जो होगा, हम चीजों को जोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से तोड़ करके बताया है, ठीक है, कि हम कैसे चीजों को छठी से लेकर के 12वीं तक की जो भी हमारी एनसीईआरटी के पुस्तकों में उस टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां जो भी थोड़ी और बहुत इंफॉर्मेशन है, उन सब को मर्ज करके हम एक साथ एक टॉपिक में पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पहले चैप्टर में, छठी क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बना करके भी बताया था, ठीक है। तो वहां पे यूनिवर्स था, उसके बाद यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी थी, गैलेक्सी के बाद हमारा सोलर सिस्टम था, और हमारे सोलर सिस्टम में ही हमारा अर्थ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे बड़ा पार्ट तो यूनिवर्स ही है, क्योंकि यूनिवर्स है, यूनिवर्स के ही अंदर तो सब कुछ है, यूनिवर्स के ही अंदर तो आकाश गंगाएं हैं, हमारा सौरमंडल है, हमारी पृथ्वी है, बाकी अन्य ग्रह हैं, और पृथ्वी पे ही तो हम आप हैं, और पृथ्वी पे ही तो मानव के जीवन के अनुकूल जो भी परिस्थितियां हैं वो सब पृथ्वी पे मौजूद है। तो मैंने तो आपको बताया था ना कि हम सीक्वेंस से चलेंगे, अर्थात हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति या आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे, यहां से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी विचारों में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला है प्रारंभिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये प्रारंभिक सिद्धांत है क्या। तो देखिए दोस्तों, पहले हुआ क्या था कि पहले के जो भी भूगोलवेता थे उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बारे में सोचा ही नहीं था। पहले लोग क्या होता था कि पहले समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि हमारी पृथ्वी अस्तित्व में कैसे आई, ठीक है। तो पहले लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सूचनाएं थी उन बातों को लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। ये तो आधुनिक सिद्धांत है। ये जो आधुनिक सिद्धांत है इसने पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के राज को खोल करके रख दिया। इसने हमें बताया कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे, ठीक है। तो पहला था दोस्तों प्रारंभिक सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, और दूसरा है दोस्तों आधुनिक सिद्धांत, जिसे हम मॉडर्न प्रिंसिपल या थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना पहला प्रारंभिक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल को पहले जानने का प्रयास करते हैं, और प्रारंभिक सिद्धांत को जानने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिद्धांत आखिर होता क्या है, कोई भी बात सिद्धांत में कैसे रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम सिद्धांत अर्थात थ्योरी का मतलब क्या है इस बात को पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल को जानने से पहले
आखिर ये थ्योरी या प्रिंसिपल होता क्या है, इसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि होगा क्या दोस्तों कि चीजों को जितना ही हम तोड़ करके, ठीक है, शब्दों का जितना ही हम बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम कर करके चीजों को समझेंगे ना, हमारे समझ को क्या होगा, दिशा मिलेगी। इसलिए मेरा काम है कि आप लोगों को हर एक शब्दावली को तोड़ करके बहुत अच्छे से बताना, ठीक है। तो हम प्रारंभिक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल से अपनी बात को शुरू करते हैं। और प्रारंभिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले, इस सिद्धांत को जानने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिद्धांत होता क्या है, थ्योरी का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले सिद्धांत अर्थात थ्योरी होता क्या है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इस बात को पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जरा व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। तो दोस्तों सिद्धांत थ्योरी, ठीक है। तो दोस्तों सिद्धांत और थ्योरी का मतलब होता है कि एक ऐसा नियम या विचार जो किसी घटना या प्रक्रिया को समझाने का काम करे, ठीक है। सिद्धांत का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नियम, ठीक है, सिद्धांत का मतलब ही होता है दोस्तों कि एक ऐसा नियम जो सबके लिए मान्य हो, जिस बात को हर कोई मान ले, जिससे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है, वो नियम होता है, वो सिद्धांत होता है, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों कि मैंने कोई बात कह दिया और आपने मान लिया। ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों कि मैंने कोई बात कह दिया और आपने मान लिया और वो सिद्धांत या नियम बन गया। जब तक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सब लोग उसे जब तक नहीं मानेंगे, सारे लोग, तब तक कोई भी विचार सिद्धांत में नहीं तब्दील हो सकता। यही सबसे बड़ा फर्क होता है दोस्तों विचार में और सिद्धांत में। विचार किसी के व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत जो होता है ये सबके लिए सर्वमान्य होता है, ठीक है। तो विचार और सिद्धांत में सबसे बड़ा अंतर यही है कि विचार व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है, और सिद्धांत सबके लिए मान्य होता है, ये सर्वमान्य होता है। कोई विचार सिद्धांत तभी बन सकता है जब उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा प्रारंभिक सिद्धांत है, ठीक है, ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये विचार है। तो समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? सिद्धांत में और विचार में सबसे बड़ा अंतर यही है कि विचार लोगों के व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत सबके लिए मान्य होता है, ये सर्वमान्य होता है। और कोई विचार सिद्धांत में तभी बदलेगा जब उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो सिद्धांत में और विचार में, ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है। मान लीजिए कि अब जैसे मैंने कोई बात कही, ठीक है, कोई भी बात कह दी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सोच लिया, मैंने मान लिया और मैंने बोल दिया तो वो सिद्धांत बन गया। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हुआ, और मेरे व्यक्तिगत विचार को जब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलेगा, जब मेरे विचार को सब लोग मानेंगे, तब वो सिद्धांत में बदलेगा। और लोग कैसे मानेंगे? अब आप पूछेंगे कि मेरे विचार को लोग कैसे मानेंगे? तो जब मैं अपने विचार के पक्ष में प्रमाण अर्थात एविडेंस दूंगा, तब लोग उसे मानेंगे। तो सिद्धांत वही बन पाता है। तो दोस्तों विचार वही सिद्धांत बन पाता है जिस विचार के पक्ष में प्रमाण मौजूद हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया और वो कल से सिद्धांत बन गया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने कितना सही कहा, मेरी बातें कितनी सही है, इसके पक्ष में जब मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा और उस प्रमाण को जब सारे लोग मानेंगे, सर्वमान्य होगा, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उसे जब मिलेगा, तभी मेरा विचार सिद्धांत में तब्दील होगा। तो सिद्धांत का
वास्तविक अर्थ दोस्तों यही होता है। तो हम आधुनिक सिद्धांत में देखेंगे बिग बैंग थ्योरी को, जो सर्वमान्य सिद्धांत है। ये प्रारंभिक वाले जितने भी है फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये विचार थे, लेकिन ये जो मॉडर्न प्रिंसिपल है, या जिसे आप मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम सर्वमान्य सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी कैसे बना? क्योंकि इसके पक्ष में प्रमाण दिया गया और ये प्रमाण सर्वमान्य हुआ। इस प्रमाण को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला। ठीक है, तब बिग बैंग जाकर के थ्योरी बना। बाकी ये प्रारंभिक सिद्धांत है। हमारी एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है, हमारी 11वीं कक्षा की जो है भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाली जो एनसीईआरटी है, उसमें आप देखिएगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो आपको सिद्धांत मिलेंगे, वहां दो तरीके के मिलेंगे, एक आरंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो आधुनिक सिद्धांत ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल, माफ कीजिएगा, आधुनिक सिद्धांत ये है मॉडर्न प्रिंसिपल और प्रारंभिक सिद्धांत है फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोस्तों अब हम प्रारंभिक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सिद्धांत में और विचार, इन दोनों में क्या अंतर है, कोई विचार सिद्धांत कैसे बनता है, इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई विचार दोस्तों सिद्धांत तभी बनेगा जब उस विचार के पक्ष में प्रमाण उपस्थित होंगे और वो प्रमाण सर्वमान्य होगा। उस प्रमाण को हर कोई मानेगा, उस एविडेंस को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जब मिलेगा, तब विचार सिद्धांत में बदलता है। किसी के कह देने से कोई भी विचार सिद्धांत में नहीं बदल जाएगा, क्योंकि विचार व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उसे मिला होता है, तभी विचार सिद्धांत में बदलता है। तो मॉडर्न थ्योरी में जो हम पढ़ेंगे बिग बैंग, ये थ्योरी है, ये विचार नहीं है, ये थ्योरी है, क्योंकि इसके पक्ष में एविडेंस मौजूद है जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमारी एनसीईआरटी की किताब तो इसे आरंभिक सिद्धांत लिखती है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो इसे आरंभिक या प्रारंभिक विचार कहना ज्यादा बेहतर होगा, मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, और मैंने आपको बताया है दोस्तों कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं अपने हिसाब से, अपने विचार के आधार पे आपको बता रहा हूं कि इसे हम प्रारंभिक सिद्धांत के जगह प्रारंभिक विचार कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पक्ष में दोस्तों प्रमाण मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम प्रारंभिक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे प्रारंभिक सिद्धांत की जगह प्रारंभिक विचार कहना ज्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि कोई भी विचार सिद्धांत तभी बनता है जब उसके पक्ष में हमारे पास प्रमाण मौजूद होता है। ठीक है, और ये प्रारंभिक विचार है क्योंकि इसके पक्ष में हमारे पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से इसे प्रारंभिक सिद्धांत की जगह प्रारंभिक विचार कहना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो कुछ किताबों में इसे प्रारंभिक सिद्धांत के तौर पे भी लिखा जाता है और कुछ किताबों में इसे प्रारंभिक विचार के तौर पे भी लिखा जाता है। जैसे हमारी जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, उसमें इसे आरंभिक सिद्धांत के नाम से लिखा गया है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे उसे एनसीईआरटी के पुस्तक में दो तरीके के सिद्धांत बताए गए हैं, पहला आरंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। तो एनसीईआरटी की किताबें प्रारंभिक सिद्धांत अर्थात आरंभिक सिद्धांत के रूप में इसे लिखती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आरंभिक सिद्धांत को अब हम
समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आरंभिक सिद्धांत को सबसे पहले इमैनुअल कांट और लाप्लास ने दिया था। ठीक है, आरंभिक या प्रारंभिक सिद्धांत को सबसे पहले इमैनुअल कांट और लाप्लास ने दिया था। ठीक है, और इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में और लाप्लास ने 1796 ईस्वी में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के निहारिका परिकल्पना को दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इमैनुअल कांट ने प्रारंभिक विचार या प्रारंभिक सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। और कब दिया था? तो इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में प्रारंभिक विचार को सबसे पहले दिया था। ठीक है, और लाप्लास ने 1796 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निहारिका परिकल्पना को दिया। वो कैसे दिया? तो जो प्रारंभिक विचार को इमैनुअल कांट ने दिया था, ठीक है, उस विचार में लाप्लास ने संशोधन प्रस्तुत किया। इमैनुअल कांट के द्वारा जो विचार दिया गया था उसमें लाप्लास ने संशोधन प्रस्तुत किया, जो कि आगे जाकर के निहारिका परिकल्पना कहलाया। इसलिए दोस्तों, इमैनुअल कांट और लाप्लास ने सबसे पहले प्रारंभिक विचार को दिया था, और इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में और लाप्लास ने 1796 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निहारिका परिकल्पना को दिया था। अब ये निहारिका परिकल्पना क्या होती है? ठीक है, ये निहारिका परिकल्पना जिसे हम इंग्लिश में नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझ ले कि प्रारंभिक विचार को सबसे पहले इमैनुअल कांट और लाप्लास ने दिया था। ठीक है, और इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में और लाप्लास ने 1796 ईस्वी में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के निहारिका परिकल्पना को दिया था। विचार सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दिया था, और इस विचार में लाप्लास ने संशोधन किया था, और संशोधन करके उस विचार को प्रस्तुत किया था, जो कि निहारिका परिकल्पना कहलाया था। और लाप्लास दोस्तों एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे लाप्लास। ठीक है, और इन्होंने इमैनुअल कांट के द्वारा जो भी विचार दिए गए थे उसमें संशोधन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात जाकर के वो विचार निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस कहलाया। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसे विचार कहना ज्यादा उचित होगा, तो आप इस शब्द को पढ़ करके देखिए, निहारिका परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ क्या होता है? जो आपकी कल्पना पे आधारित हो, वो परिकल्पना है। ठीक है, तो जो परिकल्पनाओं पे आधारित हो उसे हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, और यही परिकल्पना में जब हम आधुनिक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां हम बिग बैंग को थ्योरी के रूप में बात करेंगे, क्योंकि उसके पक्ष में सिद्धांत प्रमाण मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, जो एविडेंस को एडविन हबल ने दिया था। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में प्रमाण मौजूद है, इसलिए वो थ्योरी है, इसलिए वो बिग बैंग सिद्धांत है, और इसके पक्ष में प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसे प्रारंभिक सिद्धांत की जगह, हालांकि हमारी एनसीईआरटी की किताब इसे आरंभिक सिद्धांत लिखती है, तभी मैंने आपको बोला था कि इसे आरंभिक सिद्धांत या प्रारंभिक सिद्धांत की जगह आरंभिक या प्रारंभिक विचार कहना ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात वही निकल करके आई ना कि इसे निहारिका परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस कहा। परिकल्पना जो कल्पनाओं पे आधारित हो, वो परिकल्पना है। और आधुनिक सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे, जहां हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे, तो इसके पक्ष में प्रमाण मौजूद है, जो एडविन हबल ने दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति
कैसे हुई उन्होंने बताया था, और ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है ये भी उन्होंने बताया था। तो इन तमाम बातों के पीछे प्रमाण मौजूद है, इसलिए बिग बैंग एक थ्योरी है और इसके पक्ष में प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए इसे निहारिका परिकल्पना अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो विचार और सिद्धांत के मध्य जो अंतर है वो मैं आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से बता पाया हूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस अर्थात निहारिका परिकल्पना क्या है, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, वरना ये वाला लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और हम पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा करके ही चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसलिए ये निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपनी आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रारंभिक सिद्धांत या विचार आप कुछ भी कह लीजिए, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपको बताया है वो बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और इन बातों को जो भी मैंने लिखा है इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा आवश्यक रूप से, क्योंकि ये बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक विचार को सबसे पहले किसने दिया था और इसमें संशोधन किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता रखा है कि मैं जो कुछ भी व्हाइट बोर्ड पे लिखूं इन बातों को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। बाकी हम अपने अगले लेक्चर में नेबुलर हाइपोथेसिस को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे आधुनिक सिद्धांत है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि यदि आप अपने आप को बदलोगे तभी आपके हालात बदलेंगे, और आप चाहते हो कि आपके हालात बदले तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। तो उसी बात से जुड़ी हुई मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि दुनिया में हर बड़ा परिवर्तन, हर बड़ा बदलाव पहले इंसान के अंदर जन्म लेता है। जो इंसान अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।